हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो आपके एसएससी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो करना ही है आपको, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आपको 5 या 6 सेकंड का टाइम दिया जाया करेगा और आपको वो बताना है, ठीक है ना, इतने समय में। तो पहला क्वेश्चन है, रात में तारे टिमटिमाते हैं। 4 उत्तर दिए हैं आपको और बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। बताइए। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर इनमें से सही होगा। बताइए, रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसकी उपस्थिति के कारण टिमटिमाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। अपवर्तन के कारण जो है रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अपवर्तन अगर मैं बात करूं, किसे कहते हैं अपवर्तन, किसे कहा जाता है अपवर्तन, बताइए। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले जो तल होता है वो विचलित हो जाता है अपने मूल दिशा से। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है अपने मूल दिशा से। जैसे कोई माध्यम है सघन और विरल, ऐसी किरण आई तो या तो ऐसे विचलित हो जाएगा, तो ये होता है आपका अपवर्तन, ठीक है ना। क्या होता है, अपवर्तन होता है आपका, ठीक है ना। तो समझ में आया। और परावर्तन क्या होता है, जब टकराकर वापस लौट जाती है। किसी तत्व से कोई किरण टकराई और उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो ये क्या होता है, आपका परावर्तन कहलाता है। ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और अपवर्तन किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में या तो दूर हटती है या पास आती है, ठीक है ना। ये होता है आपका अपवर्तन, ठीक है ना। तो ये थी इससे संबंधित जो आपके वो है, ये थे। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है, बताइए। गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है, प्रोटीन, वसा, विटामिन ए या विटामिन बी, बताइए। किसका अच्छा स्रोत है गोल्डन धान जो है, बताइए। तो ये जो है आपका गोल्डन धान विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। क्यों, देखिए गोल्डन धान जो है आपका, जिसे सुनहरा चावल भी कहा जाता है, ओरिजा, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ओरिजा, ओरिजा सतीवा, क्या कहते हैं, ओरिजा सतीवा इसका साइंटिफिक नाम होता है, जो आपका गोल्डन धान जो है, ठीक है ना। तो ये था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स प्लांक का संबंध है किससे है, बताइए। 4 उत्तर दिए हैं, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से, बताइए जल्दी से जल्दी। मैक्स प्लांक का संबंध किससे है, तो मैक्स प्लांक का संबंध क्वांटम सिद्धांत से है। किससे है, क्वांटम सिद्धांत से है। और इसका सिद्धांत कब दिया था मैक्स प्लांक ने, तो सन 1900 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। तो और इन्होंने बताया था कि कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकती है। कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकती है, ठीक है ना। मैक्स प्लांक ने ये कहा था कि कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकती है, चाहे वो कोई कौन सी भी वस्तु हो, ठीक है ना। चाहे वो कोई सी भी वस्तु हो, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकती है।
और छोटे छोटे पैकेटों में ये करती है। कैसे? छोटे छोटे पैकेटों में ये जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो मैक्स प्लांक ने एक उदाहरण दिया था जो आपका किससे संबंधित था? E प्रोपोर्शनल टू V था, जिसे हम कह सकते हैं E बराबर HV। ये था मैक्स प्लांक का सिद्धांत, जो आपका H बराबर किसके होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि H किसके बराबर होता है इसमें। तो आगे क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर। नंबर 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए कि यदि किसी तरल की सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, एक समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से जल्दी। क्या होगा? यदि किसी तरल की सतह पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको। और क्या होता है देखिए, द्रव में अशुद्धि मिलाने पर भी क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है। ध्यान रखना है। नंबर 1, द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? बढ़ता है। और द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्या ठोसों का जो होता है, ये पहला आपका द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ता है और ठोसों में अशुद्धि मिलाने पर उसका गलनांक क्या हो जाता है? गलनांक घटता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है। और द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है आपका? तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहा जाता है, उसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा उत्तर होगा। कमेंट कीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये थे आपके हरिहर और बुक्का। कौन थे? हरिहर और बुक्का, ठीक है ना। कौन थे? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी ये भी आपको याद रखना है। तो 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य बसाया था, ठीक है ना। और उनके पिता जो संगम थे, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था संगम। क्या नाम था? संगम। तो इन्हीं के नाम पर क्या हुआ? उनका जो संगम वंश कहलाया था, इनका वंश संगम वंश कहलाया इन्हीं के नाम पर, ठीक है ना। इनके पिता का नाम संगम था, ठीक है ना। जो आपका देखिए बुक्का की मृत्यु कब हुई? बुक्का की मृत्यु हुई आपकी 1377 में, ठीक है ना। 1377 में बुक्का की मृत्यु हो गई। तो इसके सिंहासन पर फिर बैठा आपका हरिहर द्वितीय। कौन बैठा? हरिहर द्वितीय बैठ गया, जिसने शासन किया आपका 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक, ठीक है ना। 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा, जिसने क्या कर लिया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। किसने? हरिहर द्वितीय ने, ठीक है ना। तो बुक्का की मृत्यु 1377 में। कब से? फिर उसके बाद सिंहासन पर कौन बैठा? हरिहर द्वितीय, जिसने शासन किया 1377 से 1404 ईस्वी तक। इस शासन काल में उसने क्या कर लिया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली, ठीक है ना। तो इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर है आपका अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? बताइए जल्दी से जल्दी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है?
सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, पटना स्थित संग्रहालय से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, या गया स्थित बौद्ध विहार से? बताइए कहाँ से लिया गया भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वो लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक है ना, कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ कहाँ स्थित है? तो वो है आपका वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अशोक की अगर मैं बात करूं, अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ, इसे कब अपनाया गया? कब अपनाया गया इसको? तो देखिए इसको 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और इसकी क्या विशेषता है कि जो आपका अशोक स्तंभ है एक ही पत्थर का है। किसका? एक ही पत्थर का भाग है। ध्यान रखना है, एक ही पत्थर का भाग है जो अशोक स्तंभ है। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो इसके स्तंभ पर सबसे ऊपर 4 सिंह है। कितने? 4 सिंह। कितने हैं? 4 सिंह हैं। और एक दूसरे और पीठ के दिखाते हुए खड़े रहते हैं, जिसमें एक दिखाई नहीं देता है। कितने? एक दिखाई नहीं देता है। तो ध्यान रखना है आपको। और अगर मैं बात करूं, इसमें एक हाथी और क्या है इसमें? दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सांड और है आपका सिंह। इनके चित्र बने हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। किस किस के हैं? एक हाथी है, दौड़ता हुआ घोड़ा है, सांड है और सिंह है। ध्यान रखना है। और इसके बीच में क्या बना है? ये चक्र बना है। क्या बना है? चक्र बना है। ध्यान रखना है। और इसके नीचे क्या लिखा है आपका? सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते लिखा है इसके नीचे। ध्यान रखना है आपको। जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है जो सत्यमेव जयते है। ठीक है ना। और स्तंभ के सबसे ऊपर क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा है। ठीक है ना। क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तन स्तंभ के सबसे ऊपर लिखा गया है। और अगर मैं बात करूं इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां उस चक्र में है। और किसका प्रतीक है? तो प्रगति का। किसका? प्रगति का प्रतीक है हमेशा चलते रहना, जिसका अर्थ है हमेशा चलते रहना। ठीक है ना। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन से संबंधित। आगे अगले क्वेश्चन के बाद चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने अहम भूमिका निभाई थी? बताइए। 4 उत्तर दिए हैं आपको, कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से जल्दी। किसने अहम भूमिका निभाई थी राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में? बताइए। तो किसने अहम भूमिका निभाई थी? तो इसमें आपका उत्तर सही होगा। देखिए बी और सी दोनों, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन, इन दोनों ने आपकी अहम भूमिका निभाई थी राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखिए लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन क्या था? इसने 1876 से 1880 तक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। क्या किए थे? महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से? नंबर 1, 1878 में इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आया था 1878 में। ठीक है ना। उसके बाद 1 जनवरी 1877 को इसने क्या किया? दिल्ली दरबार लगाया था। ठीक है ना। और तीसरे नंबर की बात करूं, 1878 शस्त्र अधिनियम में इसने भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने मना कर दिया कि जो भारतीय हैं वो शस्त्र नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना। और 4 नंबर था आपका, देखिए
जो सिविल सर्विस परीक्षा होती है आपकी, उसमें 21 वर्ष से जो उम्र होती है आपकी 21 वर्ष से घटाकर किसने कितनी कर दी, इसने 19 वर्ष कर दी इसने, ठीक है ना। और अगर मैं लॉर्ड रिपन की बात करूं, कौन था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन 1880 से इसने फिर आपका 84 तक चला था ये। और इसने क्या किया, सिविल सर्विस जो परीक्षा थी 19 वर्ष से फिर इसने 21 वर्ष कर दी थी, किसने, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है ना। तो लॉर्ड रिपन ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया था, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन लेके आया था। कब लेके आया था, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब लेके आया था ये, तो 1881 में लेकर आया था। स्थानीय स्वशासन के जनक भी किसको माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है, ध्यान रखना है आपको। कब, 1882 में इसने इसको बनाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। अभी अभी मैंने बताया था आपको, बताइए जल्दी से जल्दी क्या उत्तर होगा, बताइए। 4 उत्तर आपको दिए हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और इस पर एक श्लोक है, क्या श्लोक है वो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, ठीक है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर इसका अर्थ है। और इसमें सत्यमेव जयते में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या यह है आपकी 16 संस्कार हैं। वैदिक काल में इसमें क्या माना जाता था, गाय को जो क्या कहते थे, अघन्या, क्या कहा जाता था, अघन्या इस गाय को कहा जाता था, ध्यान रखना है आपको। और महाभारत में जय सहिता रूप में जानी जाती थी ये, ठीक है ना, ठीक है ना। महाभारत किस नाम से जाना जाता था, महाभारत किस नाम से जाना जाता था उस समय, तो जय सहिता, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, बताइए कब हुआ था गांधी इरविन समझौता। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो कब हुआ था, देखिए गांधी इरविन समझौता जो है आपका 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और जो आपको इस सम्मेलन को क्या किया गया, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था, इसको सरल रूप देने के लिए गांधी इरविन समझौता किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कहाँ पर हुआ है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन। तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, बर्मिंघम कहाँ पड़ता है आपका, इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेयर डिजीज डे 2022 किस तिथि को मनाया गया है, बताइए। रेयर डिजीज डे 2022 किस तिथि को मनाया गया है, तो वो मनाया गया आपका 28 फरवरी को, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किस मंत्रालय ने जाल दूत ऐप लॉन्च किया है, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। जल शक्ति मंत्रालय, किस मंत्रालय, ये सॉरी जलदूत है आपका, क्या है, जलदूत
ऐप लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो जल दूत है, जल से संबंधित है आपका, तो जल शक्ति मंत्रालय ने इसका वो किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई है? बताइए। 1 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर 2022, 3 अक्टूबर 2022 या 4 अक्टूबर 2022? बताइए कब से हुई है? बताइए जल्दी से जल्दी। तो कब से हुई है ध्यान रखना आपको। 1 अक्टूबर 2022 से आपकी 5G सेवा की शुरुआत हो गई है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? बताइए। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? KC मारूवाला, JV कृपलानी, JC कुमारप्पा या M तेजेंद्र? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो जो आपकी पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो है आपकी किसने लिखी है? आपकी लिखी है JV कृपलानी ने। तो राइट उत्तर क्या होगा? JV कृपलानी ने इसकी व्याख्या की है, ठीक है ना। और झंडा जो समिति है उसके आपके कौन है अध्यक्ष है झंडा समिति के? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, ठीक है ना। आप बताना है आपको। JV कृपलानी कौन थे? भारत के स्वतंत्रता समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष रहे हैं JV कृपलानी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और पॉलिटिक्स ऑफ चरखा किसने लिखी है? JV कृपलानी ने। 1946 में जब आपका मेरठ, कहाँ पर? मेरठ में जो आपका अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी JV कृपलानी थे, ठीक है ना। और झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन है? JV कृपलानी, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? बताइए जल्दी से। दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी या झेलम नदी? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो दुल्हस्ती परियोजना जो है आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पर? चिनाब नदी पर। तो दुल्हस्ती तो हो गई आपकी चिनाब नदी पर। कुछ इंपोर्टेंट आपकी परियोजना में हम बता देते हैं आपको। जैसे आपकी एक सलाल परियोजना है। कौन सी? सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी पर। कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी पर। एक है आपकी सतलज परियोजना। सतलज परियोजना कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी पर, ठीक है ना। एक है आपकी देखिए पौंग बांध। कौन सा? पौंग बांध कहाँ पर स्थित है आपका? तो व्यास नदी पर। कहाँ पर? व्यास नदी पर स्थित है। और तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपकी तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। कहाँ स्थित है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। और रावी नदी बात करूं अगर मैं रावी नदी की, तो रावी नदी पर क्या कौन सा बांध स्थित है? तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इन चारों नदियों से संबंधित, तो ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर क्या होगा? बताइए जल्दी से जल्दी। पवनार आश्रम का संबंध है? बताइए कौन सा उत्तर इसमें से आपको राइट दिख रहा है? कमेंट कीजिए। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे? बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा उत्तर सही होगा। तो पवनार आश्रम जो है आपका विनोबा भावे से संबंध रखता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। किससे संबंध रखता है? विनोबा भावे से। बात करूं मैं अगर विनोबा भावे कौन थे, तो
विनोबा भावे ने ही आपका पवनार आश्रम का निर्माण किया था। कहाँ पर किया था, ध्यान रखना है आपको, महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया था, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम बनाया था। और इन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को यहाँ से महात्मा गांधी ने क्या किया था, आंदोलन चालू किया था। क्या किया था, आंदोलन चालू किया था, सत्याग्रह चालू किया था, जिसका प्रबंध किसने किया था, यहाँ से विनोबा भावे ने किया था, ठीक है ना। और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ से। दूसरे नंबर पर किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से सत्याग्रह किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको, ये बताना है आपको हमें कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर स्थित है और किससे संबंधित है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कृमि द्वारा होने वाले रोग हैं, इनमें से कौन सा रोग, फाइलेरिया जिसे हम कहते हैं या वर्म भी कहा जाता है, तो कौन सा रोग है जो आपका फाइलेरिया से होता है, बताइए। फाइलेरिया तो इसमें ऑप्शन ही है, फाइलेरिया या कृमि कहा जाता है। राइट उत्तर क्या होगा आपका, फाइलेरिया, इसका आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है ना। और जिसको हम क्या कहा जाता है, दूसरा नाम भी है इसका, हाथी पांव। क्या कहते हैं इसको, हाथी पांव कह देते हैं, या कृमि कह देते हैं, या आपका फाइलेरिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। बात करूँ अगर मैं मलेरिया, क्या मलेरिया, तो आपका यह प्रोटोया परजीवी से होने वाला रोग है, ध्यान रखना है आपको। किससे, परजीवी से होने वाला रोग है। कौन सा परजीवी है, तो मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया फैलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसकी खोज जो किसने की थी, मादा एनाफिलीज की, तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ध्यान रखना है। रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ टीबी, या इसे कह देते हैं क्षय रोग, टीबी या क्षय रोग किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कौन सा बैक्टीरिया है, तो ये है आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा, ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा टीबी या क्षय रोग होता है जीवाणु के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए। इसका उत्तर क्या हुआ, दक्कन पास किससे संबंधित है, दक्कन पास किससे संबंधित है, कौन सा उत्तर सही होगा, बताइए। तो दक्कन पास किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है, देखिए आपका दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच है, ध्यान रखना है आपको, दक्कन पास जो है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, देखिए जो जल संधि है, एक है देखिए आपका 8 डिग्री चैनल, क्या है, 8 डिग्री चैनल है, और ये किससे कैसे, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। किस किस के, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, ध्यान रखना है आपको। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। बात करूं मैं अगर 9 डिग्री चैनल की, तो 9 डिग्री किस किस के है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं 10 डिग्री चैनल, तो ये है आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य, ठीक है ना। देखिए एक आता है आपका ग्रेट चैनल, कौन सा, ग्रेट चैनल, तो ये किसके संबंधित है आपका, तो ध्यान रखना आपको, सुमात्रा और आपका निकोबार के मध्य, सुमात्रा और निकोबार के मध्य कौन सा है, ग्रेट चैनल। तो ये थे आपके इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय रिक्त हों तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। ऑप्शन ए, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का लोकसभा अध्यक्ष, या सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे वरिष्ठ सदस्य, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। कौन सा उत्तर सही होगा, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो होगा जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होते हैं, तो कौन पदवी संभालता है हमारे यहाँ,
तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो बात करूँ अगर मैं, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तो अब तक कितनी बार ऐसा हो चुका है जो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल हों और कार्यालय रिक्त हों तो मुख्य न्यायाधीश ने पदभार संभाला हो, तो केवल ऐसा एक बार हुआ है। कब हुआ है? जब वीवी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति थे आपके उस समय, तब इन्होंने क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया था। 1969 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो जब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, कौन थे? एम हिदायतुल्ला, तो तब इन्होंने पदभार संभाला था। ध्यान रखना है कब से कब तक संभाला था इन्होंने, ध्यान रखना है आपको। तो 20 जुलाई 1969 से इन्होंने 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने आपका पदभार संभाला था, ध्यान रखना है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के रूप में और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने ये रहे थे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 20, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। बताइए कौन सा उत्तर होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या आरबीआई के गवर्नर? कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से? तो भारत में जो वित्तीय आपात लगाया जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है? आपको पता होगा, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। इसकी घोषणा की जाती है किसके? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है वित्तीय आपात, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कहाँ से लिया गया है भारत में वित्तीय आपात जो है आपका? अमेरिका से लिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और 3 प्रकार के आपातों का उल्लेख है भारत के अंदर, ध्यान रखना है। कितने प्रकारों का? 3 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 है पहला आपका। और ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति आपात का उल्लेख 352 में, और 56 में राष्ट्रपति शासन है आपका। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 में वित्तीय आपात, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर, ये आपका हिंदी है, यहाँ से ध्यान रखना है। आपके जीके के क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ से हिंदी स्टार्ट होती है। और हिंदी का पहला क्वेश्चन है आपका, जितेंद्रिय का संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए, जितेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताइए जल्दी से जल्दी। जिते प्लस द्रिय, जित प्लस इंद्रित, जित प्लस इंद्रिय या जीत प्लस इंद्रिय, तो कौन सा होगा जितेंद्रिय का? तो इसमें राइट उत्तर होगा आपका जित प्लस इंद्रिय। तो जित प्लस इंद्रिय मिलाकर आपका क्या बनता है? जितेंद्रिय। क्या बनता है? जितेंद्रिय आपका बनता है, ठीक है ना। बात करूं अगर कौन सी संधि होगी, तो इसमें गुण संधि होगी, ये ध्यान रखना आपको कि क्या होगी? गुण संधि होगी, ठीक है ना। और जितेंद्रिय का अगर मैं बात करूं तो अर्थ क्या होता है जितेंद्रिय का? जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने सारी इंद्रियां अपने अधीन कर रखी हो, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं समास अगर पूछने के लिए आ जाए आपको, क्या आ जाए? समास, तो इसमें क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए और कमेंट कीजिए अपना उत्तर। जो छीड़ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो छीड़ न हो सके, यहाँ पर सॉरी, ये आपका सके, जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? निम्न में से बताइए। अक्षय, अनंत, उत्तर, अमिट या अपार? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। जो छीड़ न हो सके तो वो होगा आपका अक्षय। क्या होगा? अक्षय, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पहला आपका, जिसका जन्म पहले हुआ हो, क्या कहते हैं? जिसका जन्म पहले हो तो उसे कहते हैं हम अग्रज। क्या कहते हैं? अग्रज। जो आगे आता है, जिसका जन्म पहले होता है तो उसे कहते हैं हम अग्रज। नंबर 2 है आपका, जिसका जन्म नहीं हुआ हो, जिसका जन्म नहीं हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम अजन्मा। क्या कहा जाता है?
अजन्मा। आवश्यकता से अधिक वर्षा क्या कहलाती है आपकी? आवश्यकता से अधिक वर्षा तो वो कहलाती है आपकी अतिवृष्टि। क्या कहलाती है? अतिवृष्टि। और जिसके आने की तिथि मालूम नहीं हो, जिसके आने की तिथि मालूम न हो, जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे क्या कहा जाता है? अतिथि। तो ये आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, इनको आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से? अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? अपने को बहुत बड़ा समझना, क्रोधित होना, प्यार करना या उद्देश्य की सिद्धि। तो अर्श पर होना इसका अर्थ क्या होता है? अपने को बहुत बड़ा समझना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कच्ची गोली खेलना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कच्ची गोली खेलना लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए? तमाशा करना, असंभव काम करना, अनुभवहीन होना या गोली न सुखाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कच्ची गोली खेलना यानी अनुभवहीन कार्य करना। ध्यान रखना है आपको। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। जो न जाना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो न जाना गया हो, अज्ञात, ज्ञात, न जान या अनजान। तो जो न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं हम? अज्ञात। क्या कहते हैं? अज्ञात कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखिए ये आपके एसएससी एग्जाम में ये भी पूछ गए हैं कि गुरु के जो समीप रहता है विद्यार्थी उसे क्या कहा जाता है? गुरु के समीप जो विद्यार्थी रहता है उसे क्या कहते हैं हम? अंतेवासी। क्या कहा जाता है उसको? अंतेवासी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं बताइए? तो वो होता है आपका अजेय, ठीक है ना। कौन होता है वो? अजेय होता है। जो बीत गया है, जो बीत गया है उसे क्या कहेंगे हम? तो वो होता है आपका अतीत। ध्यान रखना है आपको, क्या होता है वो? आपका अतीत होता है। और जो दिखाई न देता हो, जो दिखाई न दे, दिखाई न दे उसे क्या कहेंगे हम? आपका अगोचर। क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है। इससे संबंधित ये थे आपके एसएससी एग्जाम में, ये पूछे गए हैं, आपको इनको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए? देश के 50% से अधिक लोग गरीबी के से ग्रस्त हैं। किससे से ग्रस्त हैं बताइए? अनुताप, परिताप, अभिशाप या श्राप। तो देश के 50% से अधिक लोग गरीबी के अभिशाप से ग्रस्त है, ये ध्यान रखना है आपको। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसमें आएगा आपका उत्तर देखकर। निराला की कविताओं में और क्रांति का स्वर तेज है, विद्रोह, विपक्ष, शत्रुता या दमन। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो आपका विद्रोह। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। निराला की कविताओं में विद्रोह और क्रांति का स्वर तेज है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी ब्लैंक भरना है आपको। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। बताइए तो क्या आएगा आपका? अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें अथक, अथक यानी कभी न थकने वाला परिश्रम करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका इसमें भी ब्लैंक भरना है आपको। भाषा का प्रसार बहुत व्यापक रूप से होता है जबकि बोली का क्षेत्र होता है, क्या होता है बताइए? सीमित, रेखांकित, निर्धारित या निश्चित। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो भाषा का जो प्रसार है बहुत व्यापक रूप से होता है जबकि बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। आपका ध्यान रखना है, इसमें आपका ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं, देखिए प्रसार का विलोम शब्द भी है आपका, क्या है? सीमित। प्रसार में फैलना, सीमित में छोटा क्षेत्र। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रुटि छांटनी है।
30 नंबर क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 30, 31, 32। तो पहले क्वेश्चन 30 नंबर करते हैं। तो पहला 30 नंबर क्वेश्चन है, मैंने कुछ पुस्तकें कागज और स्याही खरीदा। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन टिक करना है आपको। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए, मैंने कुछ पुस्तकें कागज और स्याही खरीदा, तो यहाँ पर मिस्टेक है आपका। यहाँ आना चाहिए था खरीदी। क्या आना चाहिए था? खरीदी। मैंने कुछ पुस्तकें कागज और स्याही खरीदी। तो त्रुटि किस में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखना है। करेक्ट उत्तर सी ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए आपका अगला 31 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से। यह भी तो संभव हो सकता है कि यह भी तो संभव हो सकता है कि आपकी अवज्ञा करते हुए रवि घर न जाकर अस्पताल चला गया हो। ठीक है ना। और अगर आपको कोई त्रुटि नहीं लग रही है इसमें तो आपको ऑप्शन डी टिक करना है। कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी टिक करना है। बताइए कौन सा इसमें आपको एरर लग रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। यह भी तो संभव हो सकता है, तो यहाँ आना चाहिए आपका। देखिए यह संभव हो सकता है, यह संभव हो सकता है कि, ठीक है ना। है नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर ध्यान रखना है आपका। तो है कि और भी तो, ये आपका यहाँ नहीं होना चाहिए था। यह संभव हो सकता है कि आपकी अवज्ञा करते हुए रवि घर न जाकर अस्पताल चला गया हो। तो ए ऑप्शन जो है आपका, इसमें एरर है आपका। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए आपका क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रतियोगी वही माना जाता है जो अपने तर्क सप्रमाण प्रस्तुत करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ एरर दिख रहा है आपको, बताइए। तो देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रतियोगी वही माना जाता है जो अपने तर्क, यानी यहाँ अपने नहीं अपना आना चाहिए था, जो अपना तर्क सप्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। तो आपका ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है ना। आगे होगा कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं। अगर कोई त्रुटि नहीं दिख रही है इसमें तो आपको डी ऑप्शन टिक करना है। तो हमारा एरर किस में निकला है? सी वाले में निकला है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए कौन सा होगा। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए। 4 उत्तर दिए हैं आपको, कौन सा सही दिख रहा है आपको? अधिक परिश्रम करना, सुंदर लिखना, उपद्रव मचाना या मेहनत न करना। बताइए। कुर्सी तोड़ना यानी फालतू के काम करना, यानी मेहनत न करना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 33 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपके सभी मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सके। एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना या मेहनत कम करना। बताइए कौन सा उत्तर होगा सही। जल्दी से जल्दी टिक कीजिए। तो कुर्सी तोड़ना यानी कलम तोड़ने का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर लिखना। बी ऑप्शन सही होगा, या हम कह सकते हैं खूब लिखना। अगर ऑप्शन दिख जाए आपको खूब लिखना तो आपका ये भी सही दिखेगा आपका। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा आपका,
ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, कौन सा इनमें से शुद्ध लिखा हुआ है। 4 उत्तर दिए हैं, बताइए कौन सा इसमें से शुद्ध लिखा हुआ है, बताइए। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें से शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी एसएससी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आपको बड़े ही डीपली से आपको ध्यान रखना है, शुद्ध वर्तनी पढ़नी है। तो इसमें वास्तविकता लिखा हुआ है, राइट, ये वाली आपकी शुद्ध लिखी हुई है वास्तविकता, तो ध्यान रखना है, ऐसे लिखी जाती है वास्तविकता, वास्तविकता, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी का, इसमें भी चयन करना है 36 नंबर वाले में। अनुकूल बताइए कैसे लिखा जाएगा, कौन सा उत्तर इसमें से सही लिखा हुआ है या शुद्ध लिखा हुआ है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए ना। इन 40 क्वेश्चनों में से आपको हमें बताना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितने सही हैं आपके। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सही होने चाहिए, ध्यान रखना है। तो कौन सा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है, देखिए जो अनुकूल है आपका ये वाला शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है ना। अनुकूल कैसे लिखा जाता है आपका, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 36 नंबर का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे 37 नंबर, संयोजित का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, बताइए संयोजित का विलोम शब्द क्या होगा। विस्थापित, विभाजित, पराजित या एकत्रित, बताइए। तो देखिए संयोजित, संयोजित माने क्या होता है आपका, एकत्रित कह सकते हैं हम इसको, संयोजित, संयोजित में इस जोड़ना। तो विभाजित में क्या होता, बांटा गया या बांटा, विभाजित ये होता है। तो आपका संयोजित का विलोम शब्द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, शीतल का विलोम शब्द बताइए, शीतल का विलोम शब्द बताइए, क्या होगा शीतल का विलोम शब्द। तो शीतल का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, गर्म, गर्मी, अमृत या उष्ण, बताइए। तो शीतल या ठंडा से कहते हैं हम, ध्यान रखना है, किसे, ठंडा। तो उष्ण में से होता है आपका गर्मी, क्या होता है, गर्मी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 नंबर और 40 नंबर में क्या बताने हैं आपको, पर्यायवाची शब्द बताने हैं, बताइए। पहला है आपका सविता, इसका पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। सविता का पर्यायवाची क्या होता है आपका, तो देखिए आपका वारिद आपका पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना है। जिसका सविता का क्या होता है, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची है। इसके सूर्य के और क्या क्या होते हैं, भानु होता है आपका, एक दिनेश होता है, दिनेश। सूर्य तो होता ही आपका, एक भास्कर होता है आपका, भास्कर, रवि और एक वारिद, ठीक है ना। तो ये आपके उत्तर होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, जगत का पर्यायवाची बताइए। तो जगत का पर्यायवाची क्या होगा इसमें आपका, जग, ठीक है ना। ये है आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो जल्दी आपको अगली वीडियो में जल्दी हम आपसे मिलेंगे, तब तक अपनी प्रिपरेशन ठीक तरीके से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।